हाय फ्रेंड्स। आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हम पढ़ते हैं, वैसे तो ज़्यादा करके लोग इसके बारे में पढ़ते ही नहीं हैं, क्योंकि अगर आपने पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ रखा है तो मेरे हिसाब से फिर आप अगर इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे ना, रीड कर लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात, अगर पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का आपने आर्टिकल्स अगर याद कर रखे हैं फिर तो बहुत ईजी हो जाएगा कि आपका सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आर्टिकल आपको ऐसे दिमाग में बैठ जाएंगे। आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं। देखिए, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर द पार्ट ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर द पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये वाला पार्ट आता है पार्ट 6 में। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अभी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर एज द पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ पार्ट ऑफ द पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि पहले पीएम वाला आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ मैं यहाँ पे साइड में। देखिए, आर्टिकल नंबर 74 बात करता है एड एंड एडवाइस। एड एंड एडवाइस किसको मिलती है? टू प्रेसिडेंट। ओके। आर्टिकल 75 बात किया जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम एंड काउंसिल सबका। इसके अंदर ही आप एक प्रोविजन मिलेगा, 15% का जो कोटा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का उतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 91st अमेंडमेंट के बाद इसको ऐड किया गया था। 76 बोलता है अटॉर्नी जनरल के बारे में। 77 बोलता है कि कन्वीनियंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात करता है। और 78 बात करता है पीएम एज अ मीडिएटर, और पीएम विल गिव द इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी मतलब जो भी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को चाहिए पीएम विल गिव। ओके, A78। अब देखिए, इन सब में आप +89 कर दीजिए बस। अब सब में +89 करते जाइए, आपको क्या मिलेगा? आपको स्टेट एग्जीक्यूटिव मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या 74 लिखा है, एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। अब इसमें 89 ऐड कर दिए, आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा होपफुली 163। 163 आर्टिकल इज नथिंग बट एड एंड एडवाइस टू द गवर्नर। 75 में अब 89 ऐड करिए, आपको मिलेगा यहाँ पे 164। 164 इज नथिंग बट अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द स्टेट लेवल। आर्टिकल 76 क्या बात करता है? अटॉर्नी जनरल। इसमें आप +89 कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? आपको 165 मिल जाएगा। 165 इज नथिंग बट एडवोकेट जनरल। ठीक है। 77 यहाँ पे बात करता है बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब है कैसे यहाँ पे गवर्नमेंट चलेगी, क्या तरीके होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे। सो दिस थिंग्स आर मेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, तो उसमें आप +89 कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 166। यहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात होगी 166 में। और 78 में आप +89 कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 167। 167 इज नथिंग बट गवर्नर विल आस्क फॉर द एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सीएम। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, तो सिर्फ आपको 89 ऐड करना है सब में। ये आपको 74, 75, 76, 77, 78 ये 5 आर्टिकल आपको लिख लेने, सब में 89, 89, 89, 89 कर रहा है, आपको पूरे के पूरे सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आर्टिकल मिल जाएंगे। सबसे इजी मेथड है लर्न करने का। ठीक है, इससे इजी मेथड तो मैंने नहीं सीखा, यही मैंने कोशिश की आपको बताने के लिए। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा रब कर दूं। अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। देखिए, डिटेल में ऐसा कुछ रहा नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर भी मैंने पूरे एमसीक्यूज करा रखे हैं, तो उतना कुछ डिटेलिंग बचा नहीं है अभी। ठीक है, सिर्फ आपको अगर रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस मेरा है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके साथ इसको डिटेल में बताने का। चलिए, आर्टिकल नंबर 164। आर्टिकल नंबर 164 टॉक्स अबाउट द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। 75 पीएम की बात करता है। अगेन +89, 164। ठीक है, चलिए मैं सिर्फ आपको बताते जा रहा हूँ 89 की क्या वैल्यू है। 89 बहुत जगह काम आएगा। अब सीएम कौन होगा यार? क्या सीएम कोई भी बन सकता है क्या? नहीं, हमको पता है सीएम के इलेक्शन 5 साल बाद होते हैं, तो और उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर। तो गवर्नर के मेरे को उठा के घर से बुलाएगा, चलो अंकित तुमको सीएम बना दूं मैं महाराष्ट्र का? अरे भाई नहीं, क्योंकि जो पार्टी वहां पे जीतेगी, मतलब जिसको मेजोरिटी मिलेगा, मेजोरिटी आपको पता है 50% +1 उसको बोलते हैं मेजोरिटी हम यहाँ पे। तो अगर जो मेजोरिटी वोट जिसके पास रहेंगे, मेजोरिटी शेयर ऑफ द वोट जिसके पास रहेंगे, उसको बुलाएगा और उसको शपथ ग्रहण करवाएगा। सिंपल सी बात है। गवर्नर यहाँ पे शपथ ग्रहण कराता है, आपको बात पता होनी चाहिए। और सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट कराता है। अब यहाँ पे कन्वेंशन है, अगेन बताता हूँ, इट इज अ कन्वेंशन, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ लिखा है इतना कि सीएम इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, इतना लिखा है बस। ओके, अगली बात करते हैं। अगर
किसी पर्टिकुलर पार्टी की मेजोरिटी नहीं है, तो उस टाइम क्या करेगा? कोलिशन गवर्नमेंट। अभी 2-3 पार्टियां कोलिशन गवर्नमेंट बना के जाएंगी ना गवर्नर के पास, या फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइम गवर्नर क्या करता है? इन द केस ऑफ द हंग असेंबली, गवर्नर तो अपना सिचुएशनल डिस्क्रिशन यूज करता है। सिचुएशनल डिस्क्रिशन मतलब ऑफकोर्स ये बात है, गवर्नर को ड्यूटी दी गई है भाई कि स्टेट का जो फंक्शनिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अच्छे से काम होना चाहिए। दैट इज अ ड्यूटी ऑफ अ गवर्नर टू मेक श्योर दैट। तो यहाँ पे गवर्नर क्या करेगा कि गवर्नर जो पार्टी के पास ज़्यादा सीट्स रहेंगी, लार्जेस्ट वोट जिसके पास रहेंगे, उसको बुलाएगा और बोलेगा भैया एक काम करो, कोलिशन बनाओ एंड गवर्नमेंट बनाओ जल्दी से जल्दी, एंड प्रूव योर मेजोरिटी इन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ठीक है, तो वो हंग असेंबली के टाइम पे वो बुला सकता है जब किसी भी पार्टी की क्लियर मेजोरिटी नहीं दिख रही है। ऐसा होता है, और महाराष्ट्र के तो स्पेशल केस है भाई। आपने 2019 में भी केस सुना था और 2025 में भी यही कहानी चल रही थी इनकी। तो बिल्कुल यहाँ पे शिवसेना और बीजेपी की थोड़ी अपनी चलती है, मतलब, और एनसीपी है। अब एनसीपी के 2 टुकड़े करा दिए इन्होंने, शिवसेना के 2 टुकड़े करा दिए इन्होंने, अब यही कहानी चल रही है यहाँ पे। चलिए, अब यहाँ पे एक और चीज़, जब किसी सीएम की डेथ हो गई, अभी मैं पीएम बोलने वाला था, बट किसी सीएम की डेथ हो गई, तो उस केस में भी गवर्नर अपना सिचुएशनल डिस्क्रिशन यूज करता है, और वो चाहता है तो पार्टी के किसी मेंबर को केयर टेकर सीएम बना सकता है। केयर टेकर क्यों? क्योंकि देखिए, आपको पता है कि हमारे इंडिया की जो पॉलिटिकल सिस्टम कैसे वर्क करता है। सीएम की डेथ हो गई तो ऑफकोर्स थोड़ा पॉलिटिकल पार्टी की शोक मनाएंगी, और फॉर द टाइम बिंग वो सोचेंगे कि भाई किसको सीएम बनाना है। तब तक के लिए भाई स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट के कामकाज रुकने थोड़ी चाहिए। तो उस केस में गवर्नर क्या करता है? गवर्नर विल मेक समबडी एज अ सीएम। ओके, तब तक की पार्टी डिसाइड करके बताएगी, ऑफकोर्स जो मेजोरिटी पार्टी रहेगी या कोलिशन वाली रहेगी वो बताएगी कि भाई इसको बना दो, तो उसको बनाएगा और उसको मानना पड़ेगा बातें, उसको ये बात माननी पड़ेगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होती है भाई? व्हाट इज एलिजिबिलिटी टू बिकम द सीएम? मैं बन सकता हूँ क्या? नहीं, मैं नहीं बन सकता भाई। देखिए, एलिजिबिलिटी सिंपल सी एक दी है भाई, आप 25 साल के ऊपर होने चाहिए, और आप असेंबली क्या बोलते हैं, या फिर आप मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, असेंबली या काउंसिल के मेंबर होने चाहिए। एक कंडीशन ये है, अगर आप मेंबर नहीं हैं, क्योंकि आप पहली बात कि आप जीत के आने चाहिए, अगर जीत के आप नहीं आ पाए हैं, ठीक है, पहले हम असेंबली की बात करेंगे, काउंसिल की बात बाद में करेंगे हम। पहले चलिए असेंबली की बात हम करते हैं पहले। अगर असेंबली के इलेक्शन हो तो उसमें अगर आप जीत गए हैं तब तो ठीक है भाई, ओके। अदरवाइज अगर आप नहीं जीत पाए हैं तो किसी भी पर्सन को अगर सीएम बनाया जा रहा है, तो इन दैट केस व्हाट हैपन, उस पर्टिकुलर पर्सन को 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा? अपना मेंबरशिप लेना पड़ेगा। जैसे आपको एक बात बताता हूँ मैं, आई थिंक आई कुड नॉट एबल टू रिकॉल द ईयर, लेकिन ममता बनर्जी एक टाइम पे ना अपने स्टेट में, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से हार गई थी, लेकिन ऑफकोर्स शी विल बिकम द सीएम। वो सीएम बन गई। अब क्या होगा? अब टारगेट है कि 6 महीने के अंदर उनको मेंबर बनना है, और वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी नहीं है। ठीक है, सबको लगा था दीदी लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करवा देंगी। देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आर्टिकल नंबर 169 के तहत तो लोग सिंपली क्रिएट कर सकते हैं, स्टेट क्रिएट कर सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और आपको पता है 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अपर हाउस बोलते हैं उसको विधान परिषद बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया। थोड़ा सा कहानी बता दो आपको, थोड़ा सा क्लियर रहेगा ना। चलिए ममता दीदी की कहानी सुन लेते हैं ज़रा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए, इन्होंने क्या किया कि अपने ही किसी एक नेता को बोला, जो एमएलए था, उसको बोला देख भाई तू रिज़ाइन कर अपनी जगह से, इसको बोला रिज़ाइन कर। ठीक है, और तेरी जगह से अब रिज़ाइन करेगा तो क्या होगा? यहाँ पे बाईपोल होंगे। बाईपोल मतलब कि किसी ने रिज़ाइन कर दिया तो पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट है वो खाली रह गई, तो वहाँ पे वापस से बाईपोल कराए जाते हैं। तो ममता दीदी वहाँ से खड़ी हुई, और जनरली वही सीट वो लोग प्रेफर करते हैं जहाँ से मतलब उनका हब होता है। अब सबको पता है कि पार्टीज़ को पता होता है भाई यहाँ पे हम अगर खड़े होंगे तो यहाँ से तो जीतना पक्का है, तो हब होता है, तो जनरली वहीं से वो लोग किसी को करवाते हैं। ये थोड़ा मैनेजमेंट होता है अपना, वो दे मैनेज इट वेरी वेल। जैसे बंगाल, अपना इधर बिहार की बात करता हूँ मैं। बिहार में तो नीतीश कुमार जी ने आज तक इलेक्शन ही नहीं लड़ा, मतलब आज तक नहीं, 2005 के बाद इलेक्शन ही नहीं लड़ा। वो हर टाइम पे अपर हाउस के थ्रू मेंबर बन जाते हैं, और सीएम के पद लेके रखा उन्होंने। सीएम का पद छोड़ने को तैयार नहीं है। ठीक है, आई थिंक इस बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा था कि नहीं लड़ा था वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट लास्ट टाइम पे, बट काफ़ी लंबे टाइम तक 2005 से लेके आई थिंक 2019 तक की बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा था। ठीक है, ही वॉज गेटिंग दिस मेंबरशिप जो बोल रहे हैं ना, वो अपना उस साइड से ही चल रहे थे, अपना चला रहे थे।
अपर हाउस से एंट्री लेके। तो ये उनका काम चल रहा था। ओके, चलिए, तो ये होती है भाई कहानी। आपको 6 महीने के अंदर मेंबर बनना पड़ता है। और इलेक्शन लड़ने के लिए क्या एज चाहिए? 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। 25 साल एज अपने लोकसभा के लिए भी है। लोकसभा का इलेक्शन आपको लड़ना है तो 25 साल की आपकी एज होनी चाहिए। ओथ कौन दिलाएगा? गवर्नर साहब ओथ दिलाएंगे। अब आपको बता देता हूं मैं, ऐसे 2 ओथ हैं। 2 लोगों की जो ओथ है वो 3rd शेड्यूल में गिवन नहीं है। 2 लोगों की ओथ यहां पे 3rd शेड्यूल में गिवन नहीं है। पहला गवर्नर और दूसरा प्रेसिडेंट। इन दोनों का जो ओथ है वो 3rd शेड्यूल में गिवन नहीं है। अगर आप शेड्यूल आपको पता होगा, हमारे यहाँ पे टोटल 12 शेड्यूल हैं, तो 3rd शेड्यूल के अंदर ओथ एंड अफर्मेशंस की बात होती है। तो ओथ ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट इज नॉट गिवन इन द 3rd शेड्यूल। सबको लगता है सबको ओथ है। आजकल इस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा आप आंख और कान खुले रखिए, ये सब चीज़ें नोट डाउन करते रहिए मेरे साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन इनके ऊपर, और हाँ, ये सबसे बड़ी बात, किस पे काम करेंगे? प्लेजर ऑफ द गवर्नर पे काम करेंगे। आपको लगता है? देखिए, लिखा तो यही है कि सीएम वर्क ऑन द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। बट इसका जो प्लेजर है, क्या ये सच में प्लेजर है? देखिए, जब तक सीएम के पास मेजॉरिटी है तब तक ये प्लेजर कुछ काम का नहीं है। लेकिन जैसे ही सीएम की मेजॉरिटी खत्म हुई, जैसे ही जैसे ही जो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है, या जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, उस टाइम गवर्नर अपना डिस्क्रिशन शो करता है। गवर्नर की अपनी खुद की अपनी मर्जी चलती है। तो उस टाइम गवर्नर अपना प्लेजर शो करेगा और गवर्नर बोलेगा भाई काम करो, आप अब रिजाइन दो। ये होता है गवर्नर का प्लेजर। आप अगर मेजॉरिटी में है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे कोलिशन गवर्नमेंट के टाइम पे होता है कि जैसे मान लीजिए अभी बीजेपी पावर में है, किसके सपोर्ट से पावर में है? नीतीश कुमार जी की है, या फिर तेलुगु देशम पार्टी जो अपना इधर इनकी है, चंद्रबाबू नायडू, उनकी पार्टी का सपोर्ट है इनको। अगर दोनों पार्टी ने सपोर्ट वापस ले लिया तो बीजेपी पावर में रह पाएगी क्या? नहीं, तो बीजेपी को भाई रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंट अपना क्या शो कर सकते हैं? सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन। तो वही यहाँ पे गवर्नर भी शो कर सकता है। तो प्लेजर सिर्फ बोलने के लिए है। जब तक मेजॉरिटी में रहेंगे तब तक दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, दे विल बी इन द गवर्नमेंट। 5 साल जनरली होता है। 5 साल के लिए वो पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव असेंबली चलती है। हमको पता है 5 साल का टेनर होता है, हर 5 साल बाद इलेक्शन कराए जाते हैं, हम सबको ये बात पता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इनके चीफ मिनिस्टर के भाई फंक्शन क्या होते हैं? वी ऑल नो ही इज ए लीडर ऑफ द काउंसिल। ठीक है, लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, रिलेशन देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए, अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेरे को बोलना चाहिए, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पे बोलने चाहिए मुझे। इनके साथ सीएम का क्या रिलेशन होता है? पहली बात है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ना स्टेट लेवल पे, ये सीएम की एडवाइस पे ही बनते हैं। सीएम की एडवाइस पे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का शपथ ग्रहण कौन करवाता है? गवर्नर करवाता है। कौन से आर्टिकल में होगा ये? मेरे को देखो लॉन तो नहीं है, 75 + 89 कर लेते हैं, क्योंकि 75 जो आर्टिकल है वो डील करता है पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो इसमें आप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा 164। तो आर्टिकल नंबर 164 में बात किया जाता है सीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो सीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट में क्या बोला जाता है कि देयर इज अ सीएम एंड लाइक अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे हैं। और अब देखिए, ये तो चलो क्लियर कर दिया मैंने आपको ये पूरा। क्या रोल है भाई? सीएम इनका हेड है। सीएम एक तरह से कैप्टन होता है इनका। जो भी होता है भाई, सीएम उस मीटिंग को हेड करता है, पोर्टफोलियो इनको देता है। सीएम ये भी बोल सकता है कि भाई काम करिए, जो मेरा पर्टिकुलर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, सो एंड सो जो भी है, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, मैं रिशफल करना चाहता हूँ इनके बीच में। वो रिशफलिंग भी करवा सकता है गवर्नर को बोल के, वो इनको रिजाइन भी दिलवा सकता है, डिसमिस भी कर सकता है, सारा काम कर सकता है। सीएम इतनी पावर होती है उसको। ठीक है, रेजिग्नेशन और डिसमिसल सब करा सकता है। ओके, एक और बात, सीएम ने रिजाइन दिया तो पूरी काउंसिल को रिजाइन देना पड़ सकता है। सिंपल, कर सकता नहीं है, पूरी काउंसिल को रिजाइन देना पड़ेगा। ओके, चलिए, लेकिन अगर एक मिनिस्टर का रेजिग्नेशन है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट जस्ट क्रिएट अ वैकेंसी, दूसरा मिनिस्टर उसकी जगह ले लेगा, उससे पूरी काउंसिल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सीएम ने रिजाइन दिया तो पूरी काउंसिल को यहाँ पे रिजाइन देना पड़ेगा। और पूरी काउंसिल की स्ट्रेंथ कितनी होगी? मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसकी कितनी होगी? मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी 15% ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं। और मिनिमम कितनी होगी? मिनिमम होना चाहिए 12 से कम नहीं होना चाहिए।
12 आपके काउंसिल मेंबर्स होने चाहिए इंक्लूडिंग सीएम, सीएम प्लस 11 काउंसिल ले लो आप, तो पूरा मिला के 12 होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम होना चाहिए 15% ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। ये 12 इसलिए रखा है कि जो छोटे छोटे स्टेट है, जैसे गोवा ले लो, सिक्किम ले लो, यार यहाँ पे 30 और 40 सीट्स होती हैं। अब 30 का 15% निकालोगे तो टोटल कितना होगा? 5 होगा। 5 लोग थोड़ी रहेंगे पूरे स्टेट को चलाने के लिए, 5 लोगों में सारे पोर्टफोलियो थोड़ी बांटे जाएंगे, तो इसलिए छोटे स्टेटों को ध्यान में रख के यहाँ पे बोला गया कि मिनिमम 12 तो रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और ये सब कौन से अमेंडमेंट में ऐड किया गया है? 91st अमेंडमेंट में ये सब ऐड किया गया है, ये सब लाया गया है। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 164, ठीक है। होपफुली मैंने समझाने में मैं सक्षम रहा हूं इतना आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है एडवाइजर टू द गवर्नर, बिल्कुल, बिकॉज आपको पता है सीएम विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर को एड एंड एडवाइस करते हैं। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 163। आर्टिकल नंबर 163 टॉक्स अबाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द सीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द गवर्नर, एंड ऑल दोज एडवाइस आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नर, आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नर, ठीक है। अनलेस कुछ ऐसे एड एंड एडवाइस ऐसी कुछ होती हैं जिसके लिए गवर्नर बिल्कुल ऑफकोर्स डिनाई कर सकता है, लेकिन कुछ सर्टेन ऐसे होते हैं, उस केस में ही कैन ट्रांसफर टू द प्रेसिडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट और सेंटर, और इसलिए गवर्नर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। द सीएम कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑल द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटेड टू द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, आर्टिकल नंबर 167। अब यही सेंटर में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 78, ठीक है। सीएम इनको रिकमेंड भी करता है कि भाई आप स्टेट को डिसॉल्व कर रही है हर 5 साल बाद, हर 5 साल बाद नहीं, जैसे उनका पूरा टारगेट 5 साल का कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो उस टाइम पे उनको रिकमेंड करेगा भाई आप यहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसॉल्व करिए, अब अगली लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेटअप होगी वो फ्रेश इलेक्शन के बाद होगी, ठीक है। एज ए चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन काम करता है सीएम बिटवीन द काउंसिल एंड बिटवीन द गवर्नर, ठीक है। अभी देखिए, जो भी आप एग्जीक्यूटिव पावर्स देखते हैं ना, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव पावर्स हमें देखने को मिलती है गवर्नर की, वो सारी की सारी ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द सीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बेसिस पे ही होती है। अब देखिए पार्डनिंग पावर, पार्डनिंग पावर क्या है? जुडिशियल पावर है गवर्नर की, क्वाजी जुडिशियल पावर है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अगला, और क्या क्या फंक्शन होते हैं भाई सीएम के? इट इज़ अ लीडर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी सिचुएशंस आती हैं, सीएम हैज़ टू फेस इट, ओके। लॉ मेकिंग में सबसे बड़ा रोल होता है सीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ओके। क्राइसिस मैनेजमेंट, पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम, ऑल दीज थिंग्स पीएम डज, ओके, हम सबको पता है बात है। अब आर्टिकल नंबर 163, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर, इसमें क्या बातें बोली गई? डायरेक्टली मैंने बेयर एक्ट से उठाया हुआ है। देयर शैल बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन एक्सरसाइज ऑफ देयर फंक्शन, वही आपको बार बार रिपीट करा हो चुका है अभी तक, ठीक है। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर द मैटर फॉल विद इन द गवर्नर डिस्क्रिप्शन, द डिसीजन ऑफ द गवर्नर शैल बी फाइनल। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कोई चीज़ है, ऐसी कोई एडवाइस है जो गवर्नर को लगता है कि मुझे नहीं लेनी चाहिए, ये यहाँ पे सेंटर के कॉन्फ्लिक्ट में आ रही है। सेंटर के कॉन्फ्लिक्ट में मतलब ऐसा ऑलरेडी पर्टिकुलर लॉ हमारे पास बना हुआ है सेंटर में, तो उस केस में गवर्नर क्या करेगा? उस एडवाइस को नहीं मानेगा, सिंपल सी बात है। वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उस केस में गवर्नर क्या करता है? ही सेंड द केस टू द सेंटर, बोले सेंटर देखेगा इसको, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आर्टिकल 164 ऑलरेडी मैंने बता दिया, चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हाँ, ये बहुत बड़ा वर्ड था, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। बाकी तो आपको पता है प्लेजर ऑफ द गवर्नर, तो उसे बोलने की बात होती है, लेकिन यस, इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, यस करेक्ट। और सेंटर में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 75, ठीक है। अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ विल सीज टू बिकम द मिनिस्टर। कहने का मतलब है कि अगर कोई मिनिस्टर है जो जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा या इलेक्शन हार गया, लेकिन पर्टिकुलर सरकार चाहती है कि हमारे मिनिस्टर का पार्ट बने, उसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट बनाना चाहते हैं या जो भी है, तो आप उसको 6 महीने के अंदर मेंबरशिप दिलाइए। अगर नहीं दिला पा रहे हैं तो ही विल नॉट बी द मिनिस्टर, सिंपल एज दैट। अगेन आपको बता दिया वाला 15% वाला क्राइटेरिया तो बता ही दिया मैंने। अब देखिए आर्टिकल नंबर 166, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। अगेन मैं आर्टिकल वाइज क्यों लेके जा रहा हूं? क्योंकि देखिए एग्जाम में आर्टिकल सीधा पूछे जाते हैं, आर्टिकल सीधा पूछे जाते हैं, आजकल तो पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। अब बताइए, सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो होंगे स्टेट के किसके नाम पे लिए जाएंगे? गवर्नर के नाम पे लिए जाएंगे। तो गवर्नर विल मेक द लाइक रूल्स,
हाउ द बिजनेस विल बी कंडक्टेड इन द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है। ऑल्दो इट विल बी एड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही होगा, लेकिन देन टू ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर। सेंटर में क्या होता है, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 53। यहां पे कौन सा होगा, 89 ऐड कर दो, मिल जाएगा आपको 9 3 12, यहाँ पे 142, करेक्ट, चेक कर लीजिए आप, 142 यही मिलेगा आपको। ओके, ऑल तो यहाँ पे रिपीट होगा, लेकिन बताता हूं मैं कि आपको 142 में ये चीजें मिल जाएंगी। ओके, ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ द गवर्नर, अगेन ये सारी चीजें हैं। ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर इन रिलेशन टू द गवर्नर, क्या है भाई, एज ए मीडिएटर का काम करता है। टू फर्निश इंफॉर्मेशन एज द गवर्नर में कॉल फॉर रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट अफेयर एंड द लेजिस्लेटिव प्रपोजल। कहने का मतलब है कि स्टेट कैसे फंक्शन कर रहा है, उस केस में जो भी डिसीजंस हैं, जो भी अगर गवर्नर को चाहता है, कोई इंफॉर्मेशन चाहता है, गवर्नर कैन आस्क फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर, सिंपल एज दैट। ओके, ये सारी चीजें यहाँ पे। और 2-3 चीजें आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, ऑलमोस्ट मैंने पूरा कवर कर दिया। अब यहाँ पे आता है कि सीएम की और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कुछ। देखिए, सीएम क्या क्या करता है। अब एक होती है, सेंटर में होती है जोनल काउंसिल। तो जोनल काउंसिल का हेड होता है होम मिनिस्टर। जोनल काउंसिल का हेड होता है होम मिनिस्टर, जो लेकिन जोनल काउंसिल का जो मेंबर होता है वो सीएम होता है। आपको जितने भी जोन है ना, आपके 6 जोन है, उसमें जिस भी जोन का होगा तो ऑफकोर्स सीएम उसका क्या होगा, मेंबर होगा, ठीक है। ही इज अ चेयरमैन। अब सीएम क्या होता है, चेयरमैन होता है किस चीज का, ही इज अ चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड। जैसे कि सेंट्रल लेवल पे होता है हमारा नीति आयोग होता है, वैसे यहाँ पे है। ओके, CM is a member of the इंटरस्टेट काउंसिल। ओके, जो हम इंटरस्टेट काउंसिल अंडर द आर्टिकल नंबर 263 सेटअप किया जाता है ना बाय द प्रेसिडेंट, उसका मेंबर होता है। उसका हेड तो अपना CM होता है, ठीक है, ये चीज PM होता है। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, अच्छा, अगर सेशन को बुलाना है, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशन को बुलाना है तो कौन बुलाएगा। देखिए, बुलाएगा तो गवर्नर, लेकिन किसके एडवाइस पे बुलाएगा, समॉन किसके एडवाइस पे करेगा, सीएम के एडवाइस पे। उसको प्रोरोग करना, प्रोरोग मतलब कि पर्टिकुलर सेशन का जो एजेंडा था वो कंप्लीट हो गया है, अब अगले सेशन में मिलेंगे, तो काम करना किसकी जिम्मेदारी है, गवर्नर की, लेकिन किसके एडवाइस पे, सीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये सारी ड्यूटीज हैं, एक बार आप रीड करेंगे बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। और कौन कौन से आर्टिकल आपको दिमाग में रखने हैं, देखिए, आर्टिकल 163, 164, 165 तो देखिए एडवोकेट जनरल से, तो इसको अलग से पढ़ा दिया है मैंने। आर्टिकल 166 एंड 167, ये 5 आर्टिकल आपको दिमाग में रखने हैं, दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बस रीड कर लेना आपको इसको। और इतना सारी चीजें तो हैं, और इसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस भी काफी करा दिए हैं। आई थिंक इट विल बी मोर देन इनफ फॉर द सीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में विथ अनदर टॉपिक। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करो यार, ठीक है, प्रमोट करो चैनल को। थैंक यू।